प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रीति पुष्प एक सुंदर सा धारावाहिक शुरू करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमारी भारत की संस्कृति, न्याय, नीति, घर परिवार के अंदर जो आत्मिक गुण हैं, जिनको विकसित करके हम साक्षात अपने ही घर को स्वर्ग बना सकते हैं, ऐसे कई आत्मिक गुणों को विकसित करने वाली यह धारावाहिक कहानी, जिसका कि आज दूसरा भाग आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक आपने सुना राजा विक्रम सिंह, राजपुरोहित, शारदा दत्त एवं मंत्री विद्यासागर, तीनों मित्र, तीनों अपने अपने जिम्मेदारियों को, अपने अपने कर्तव्य को समझते हुए राज्य की धुरा वहन करने में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। महाराज विक्रम सिंह कभी ये नहीं सोचते कि मैं राजा हूं और ये मंत्री है और ये राजपुरोहित है, कभी नहीं। वे अभिन्न मित्र थे। और जैसे ही एक दिन अपने ही राजसभा के अंदर विविध विषयों के ऊपर चर्चा करने के दौरान जब एक विषय उन्होंने लिया कि सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था, राजा को कैसा होना चाहिए, दिग दिगंत के अंदर उसकी कीर्ति व्याप्त होती रहे, क्योंकि कहा किसी शायर ने कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाह तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तो जिंदगी ऐसी बना। और एक ने कहा कि विक्रम सिंह जी, आपके ही नामानुरूप विक्रमादित्य, जिनका कि संवत आज भी चल रहा है, विक्रम संवत, ऐसे राजा ना तो कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। उनके बारे में विस्तृत चर्चा जब विक्रम सिंह जी ने सुनी तो मन में आया कि मैं क्यों नहीं ऐसा बन सकता हूं, मैं क्यों नहीं इस तरह से अपनी राज्य की धुरा का वहन कर सकता हूं। और मेरे पास तो इतने अच्छे राजपुरोहित जी, जो कि मेरा मित्र है, शारदा दत्त, और मंत्री जो कि विद्या का सागर है, भंडार है, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। पर उसके लिए प्रजा के दुख दर्द को समझने की कला आनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब राजा खुद अपने राजभवन को छोड़कर एक साधारण वेशभूषा धारण करते हुए प्रजा के सुख दुख को अपने कानों से सुने और अपनी आंखों से देखे। तब उसे एहसास होता है कि मेरी प्रजा को क्या, किस चीज की जरूरत है, किस बात का अभाव है, और उस अभाव को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। बस सुनने की देरी थी। शुभस्य शीघ्रम, विक्रम सिंह जी ने दूसरे दिन किसान का वेश धारण किया और राजभवन से निकल पड़े। कभी दिन में निकलते थे तो कभी रात को निकलते थे, अलग अलग वेशभूषा धारण करते हुए। वे छोटी छोटी वीथियों में भी जाते हुए कतराते नहीं थे, पैदल ही निकल जाते थे। कोई अंगरक्षक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उस शहर के अंदर, उस नगर के अंदर कोई अजनबी आया है। कोई नहीं पहचान पाता था। इस तरह से उनका परिधान था, इस तरह से उनका मेकअप था। किसान का वेश धारण कर बाजार से निकल रहे थे, जहां पर 5-10 लोग खड़े रहते, उन्हीं के पास जाकर खड़े हो जाते और उनकी बातों को सुनते, ध्यान से सुनते। सभी तरफ अभी तक विक्रम सिंह जी जहां जहां गए, वहां वहां उन्होंने अपने राज्य की और अपनी खुद की तारीफ ही सुनी, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर उन्होंने अपनी पिता की जो छवि थी नगर के अंदर, एक अच्छी छवि
उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने अपनी कीर्ति, अपनी ख्याति और अपनी छवि स्थापित कर दी। लोग उनके पिताजी को भी भूल गए। उनकी कमी विक्रम सिंह जी ने अखरने ही नहीं दी। प्रजा वात्सल्यता का गुण उनके रोम रोम के अंदर विद्यमान था। दोस्तों, बाजार से हटने के बाद में चलते गए, कभी गलियों में जाते, सोचते, कई लोग ऐसे भी स्वाभिमानी होते हैं जो अपना दुख दर्द बांटते भी नहीं है। वे अंदर ही अंदर घुटते हैं पर किसी को अपना दुख नहीं बताएंगे। क्यों नहीं, घरों के बाहर जाकर, क्या पता घर के अंदर कोई रो रहा हो और अपना दुख अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हो। सिर्फ बेटा अपनी माँ को बोल सकता है, अपनी बीबी को बोल सकता है, पर पड़ोसी को नहीं बोल सकता है, क्योंकि बंदी मुट्ठी लाख की। ऐसे भी लोग होंगे। चलो आज मैं वही काम करता हूँ। किसके घर में क्या अभाव है, किसकी बेटी कुंवारी है, किसके घर में धन संपत्ति का अभाव हो गया है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी घर के अंदर तो प्रॉब्लम होंगी ही। सर्वसुखी संसार के अंदर कोई है ही नहीं, पर यथाशक्ति मैं सबके घरों के अंदर जाकर, घरों के बाहर खड़ा रहकर टोह लेने की कोशिश करूंगा कि किसी को किस बात का दुख तो नहीं है। जब ऐसी भावना जब आ जाती है ना दोस्तों मन के अंदर, समझ लीजिए आप वहां पर विजय हो जाते हैं, विजय श्री को प्राप्त कर लेते हैं। आपके राज्य के अंदर फिर कोई दुखी नहीं रहेगा, सर्व सुखी हो जाएगी। घूमते घूमते संध्या काल हो गई, सायंकाल हो गई और धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। अंधेरा सा छाने लगा। सवेरे से भूखे प्यासे महाराज विक्रम सिंह घूम रहे हैं। श्रेष्ठियों के मोहल्ले में आ गए, जहां पर विशाल अट्टालिकाएं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन सेठों के, श्रेष्ठियों के कतारबंद थे। सोचा कि चलो आज इधर से निकलता हूं। 3 सहेलियां, रसीली, कंचना और प्रीति, एक वटवृक्ष के नीचे जो चबूतरा बना हुआ था उसके ऊपर बैठी हंसी मजाक, हंसी ठिठोली कर रही थी। महाराज विक्रम सिंह ने सोचा कि चलो ये महिलाएं आपस में क्या बातें करती होगी, आज सुनते हैं। और सभी तरुण हैं, सभी युवा हैं, युवा महिलाओं के मन में क्या होता है और वो किस तरह की बातें करते हैं, आज ये भी सुना जाए। इस बीच राजा विक्रम सिंह ने, राजपुरोहित जी ने और महामंत्री ने, तीनों तो अभी एक साथ ही वापस बैठते थे, बातें करते थे, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करते थे। उन्होंने नारी के दूसरे रूप को भी देखने का प्रयास किया। नारी साक्षात देवी होती है, नारी साक्षात दुर्गा भी होती है। नारी के कई रूप है। नारी वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति होती है, नारी ममत्व का स्वरूप होती है, नारी साक्षात घर को स्वर्ग बनाने वाली होती है। जब दूसरे पहलुओं को उन्होंने छुआ, पहचाना, जानने की कोशिश की, तो धीरे 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 आचार्य जी की जो बेटी थी कामिनी, उसकी छवि आंखों से ओझल सी होने लगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गुदला कर देती है, गंदा कर देती है। तो एक किसी की आचार विचार और उसका आचरण, उसका कैरेक्टर, उसका चारित्र देखकर आदमी सोचने लग जाता है कि सारे लोग ऐसे ही होंगे। पर दोस्तों, कभी भी जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा नहीं होता है। संसार के अंदर भांति भांति के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के विचारों के लोग होते हैं। हमें सबसे अच्छाइयों को लेना है। हमारे जीवन का चित्र यदि हमें अच्छा बनाना है ना दोस्तों, तो हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई आदमी गलत नहीं होता या उन्होंने जो देखा था वो गलत था, गलत था, पर सारे लोग
की तुलना उस व्यक्ति से करना या उस स्त्री से करना व्यर्थ है। सारे लोग वैसे नहीं होते हैं। हमारे आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा रहता है ना, उस पर्दे को हमें हटाना है। पर तभी तक वैसे विचार हमारे मन मस्तिष्क में रहते हैं कि जब तक दूसरा पहलू हम देखते नहीं है। जैसे सूरज के सामने, सूरज का जो स्वच्छ अच्छ निर्मल प्रकाश है, तेजस्वी प्रकाश है, पूरे संसार को अपने प्रकाश से वो प्रकाशित करता है। पर एक छोटा सा बदल उस सूरज के सामने आ गया तो सूरज का प्रकाश थोड़ा मंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जब दूसरा पहलू हमारे सामने आता है तो पहला जो अंधकार छाया हुआ था, हमारे आंखों के ऊपर पर्दा आ गया था, हम दूसरे पहलू को देख नहीं पाते थे, वो साफ दृष्टिगोचर होने लग जाता है। तो मन के अंदर जो भ्रांतियां होती है, भ्रम होता है, वो धीरे 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 साफ हो जाता है, निकल जाता है। पर तब तक के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। खैर, महाराज विक्रम सिंह सोचने लगे कि देखते हैं ये महिलाएं बातें क्या करती हैं, किस तरह की बातें होती है। हम तीनों मित्र तो हर पहलू को छूने की बातें करते, पर महिलाओं के अंदर भी ऐसी क्या बातें होती होगी जो एक दूसरे से ये लोग शेयर करते होंगे। ऐसे ही टोह लेने के लिए बाजू के ही एक विशाल वृक्ष के नीचे छुप गए। अंधेरा था। महाराज विक्रम सिंह उन तीनों को अच्छी तरह से देख सकते थे, पर ये तीनों महाराज विक्रम सिंह को नहीं देख पा रहे थे। वार्तालाप अलग अलग विषयों पर इन तीनों, रसीली, कंचना और प्रीति का चल रहा था। तीनों श्रेष्ठी पुत्रियां थीं, धनाढ्य परिवार की थीं, और तीनों के मकान एक दूसरे से लगे हुए थे, संलग्न थे। फलस्वरूप इन तीनों की बहुत घुटती थी। प्रतिदिन का नियम था, सायंकाल सूर्यास्त होते ही ये समस्त काम अपना निपटा कर 2, ढाई, 3 घंटा बैठती थी, फिर वापस अपने अपने घरों में जाती थी, क्योंकि सामने ही घर था। दोस्तों, रसीली ने कहा, कंचना एक बात बता, हर एक कुमारी के मन में, हर एक स्त्री के मन में एक सपना होता है कि मेरे सपने का राजकुमार कैसा होना चाहिए। क्या तूने कुछ सोचा है? कंचना बोलती कि मेरे सोचने से क्या होता है, और जैसा हम सोचते वैसा होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे उस सरला को ही देखो ना, तेरे घर से 3 घर आगे वाली, कितनी विदुषी थी, कितने उसके अंदर कलाएं थी। आहा, रसोई भी क्या बनाती थी, मानो आदमी तो उंगलियां खा जाए। पढ़ाई के अंदर भी होशियार, समस्त गुण जो स्त्री के रहते हैं ना, उसके अंदर थे। कई गुण तो हमारे अंदर भी नहीं है, पर हुआ क्या, भाग्य देखो ना। हालांकि उसके भाग्य में उसके घर परिवार से भी ज्यादा संपन्न परिवार के लड़के से उसकी शादी हुई, पर अपनी समस्त विद्याओं को कुंठित कर चुकी है। उसका मन था कि मैं बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाऊं, टीचिंग करूं, पर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज उसके तो भाग्य में चूल्हा ही रहा है। अपनी इच्छाओं का तो उसे दमन करना पड़ा ना। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। उसने भी तो सोचा था कि मैं टीचर बनूं, ऐसे घर के अंदर जाऊं जो मुझे स्वच्छंदता के साथ में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने दिया जाए, पर तो उसे तो अब घूंघट में ही रहना पड़ता है। परसों ही आई थी वो हमारे घर पे और बता रही थी कि क्या करूं। तो जरूरी नहीं है। अरे कंचना, ठीक है, पर हमारे मन में सपना तो होता है ना। अरे सपना क्या होता है यार, किस सपने की बात कर रहे तू? सपना कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है। रसीले ने कहा, ऐसा नहीं होता है कंचना, सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की जिनमें ताकत होती है। और मैं तो अपने मन की बात बताने की बोल रही हूं यार।
मन में किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो आता ही है ना। रसीली जैसा उसका नाम था ना, उसी तरह से रस भरी बातों में एकदम माहिर थी। किसी के भी पेट में घुसकर कोई बात निकालना हो तो रसीली का बाएं हाथ का काम था। आखिर कंचना बोली कि देख, मेरा मन तो सपना बोल रही है तू, मैंने जो सोचा है, छोटा मोटा सपना मैं नहीं देखती हूं। मैं तो चाहती हूं कि मैं राज्य के जो मंत्री हैं उनकी पत्नी बनूं। ओ, तू तो इतनी ऊंची उड़ान मार रही है, डायरेक्ट राज्य मंत्री तक पहुंच गई। विद्यासागर तो हमारे कुंवारे ही है, उन्हीं से एक लेटर लिख दे और बोल दे कि स्वामी, मैं आपको समर्पित होना चाहती हूँ, मैं अभी अविवाहिता हूँ, प्लीज आप मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, मैं मन ही मन आपको पसंद करती हूँ, भेज दे लेटर, हो जाएगी तेरी शादी। रसीली ने चुटकी ली। कंचना झेप गई। रसीली, इसीलिए मैं तेरे को अपने मन की बात नहीं बताना चाहती हूँ। तू ये ना फालतू चुटकियां लेती है। तूने कहा तेरे मन में क्या है, तूने क्या सपना देखा है या सोचा है, मैंने वही बताया। मैं जानती हूं यह असंभव है, मंत्री विद्यासागर से मेरी कोई शादी होने वाली नहीं है, पर तूने बोला ना, तू कुरेदती रहती, इसलिए मैंने तेरे को बताया। छोड़, मेरी बात छोड़, तू बता ना, तू इतनी हवा में उड़ रही है, तेरे मन में क्या है, तू कौन से सपने देखती है। रसीली तो रसीली थी, अल्लड़ थी और मीठी मीठी बातों से सबको अपने वश में करने वाली थी। उसने कहा, देख कंचना, प्रीति सब कुछ सुन रही थी पर बस स्मित हाथ से हंस देती थी, बोलती ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही विचार रहते थे कि ज्यादा खुल के हंसना नहीं, सीमित हंसना, मितभाषी होना, आराम से उतना ही बोलना जितना पूछा जाए, काम से काम रखती थी, पर इनकी खास सहेली थी। रसीले ने कहा कि देख, यदि तू कंचना मेरा सुनना चाहती है तो मैं तो रसीली हूं, नाम के अनुरूपी मीठा बोलती हूं तो मीठा खाती भी हूं। मुझे तो बस ऐसा घर चाहिए जहां पर प्रतिदिन नए नए मिष्टान खाने को मिले। जितना मीठा खाऊंगी उतना मीठा बोलूंगी, क्योंकि कहावत है ना, वशीकरण एक मंत्र है, बोलो मीठे बोल। वशीकरण एक मंत्र है, बोलो मीठे बोल। जब भी जिह्वा खोलिए, जब भी जिह्वा खोलिए, मुंह में मिश्री घोल। वशीकरण एक मंत्र है, बोलो मीठे बोल। मीठा बोल, हम जो माधुर्य के साथ में जो बात करते हैं ना दोस्तों, वही वशीकरण है। आप हठात से किसी के दिल के अंदर अपना घर बनाना चाहते हो, प्यार से पेश आओ, स्नेह से बात करो। आप अकड़ के बात करोगे, आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। तो रसीले ने कहा कि मैं तो हमेशा मीठा ही बोलती हूँ, कभी भी मेरे मुंह के अंदर कड़वाहट आती नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि जितना मीठा खाऊंगी उतना और ज्यादा मीठा बोलूंगी। तृप्ति, अपने कंचना ने और प्रीति ने कहा कि मीठा बोलते बोलते तो हमारे कान ही तृप्त हो गए हैं। तेरा नाम रसीली है ना, वैसी तेरी रस भरी बातें हैं, पर तेरी बातें सुन सुनकर हमारे कान इतने तृप्त हो जाते हैं कि बस सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते जाए। फिर से दूसरे दिन हमारी इच्छा होती है कि वापस तेरी बातें सुने। मतलब तृप्तता भी अधूरी रह जाती है। तृप्त होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद एकदम से पेट भर जाता है हमारा, पर इच्छा नहीं होती। पेट भरने के बाद में यदि कोई मनुहार भी करे ना, थोड़ी सी एक मिठाई और खा लो, हम नहीं खा पाते भर पेट होने के बाद में, पर दूसरे ही दिन वापस भूख लग जाती है। ठीक इसी तरह तेरी रस भरी बातें बार बार सुनने का मन होता है। पर जब तेरी शादी यदि किसी ऐसे घर में तू बोल रही है, मेरे ख्याल से रसीली तेरे को तो किसी हलवाई के घर में जाना होगा। ठीक है, मुझे हलवाई का घर भी चलेगा, क्योंकि वहां पे तो प्रतिदिन नए नए मिष्टान खाने को मिलेंगे। पर
हलवाई कहाँ और तेरा परिवार कहाँ, कैसे क्या सामंजस्य बैठेगा? तूने तो कुछ सोचा होगा ना। हलवाई तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि तूने कहा कि मुझे प्रतिदिन मिष्टान खाने का मन होता है, रोज रोज नई नई मिठाइयाँ मिले, इसलिए मैंने सोचा। पर बुरा मत मानना, तू बता ना तेरे मन में क्या है, किसके साथ विवाह करना चाहती है? सिंपल है। हमारे नगर के जो राजपुरोहित जी हैं, शारदा दत्त, राजपुरोहित के यहाँ तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही जजमान लाते रहते हैं। और राजपुरोहित का दर्जा कितना बड़ा है, मंत्री भी और राजपुरोहित जी भी हमारे राजा के खास हैं। तो मैं तो ऐसे घर में जाना चाहती हूँ, प्रतिदिन वहाँ पर अच्छा अच्छा खाने को मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये है तेरी उड़ान। तू राजपुरोहित जी के सपने संजो रही है। अरे उड़ान, मैं क्या चिड़िया हूँ क्या जो उड़ान की बात कर रही है? रसीली ने तपक से कहा। हाँ, पर मैं चिड़िया होती ना तो फुर्र करके उड़ जाती और राजपुरोहित जी के मकान पे चली जाती। तो तू चिड़िया बनकर भी वहीं जाना चाहती है? इतने दिलो दिमाग में बैठे हुए राजपुरोहित जी तेरे। पर बहनों, हमारे सपने तो सपने ही होते हैं ना, कभी पूरे नहीं हो सकते। अचानक कंचना ने और रसीली ने प्रीति की तरफ मुंह किया और बोलने लगे, प्रीति तू भी तो बता, सिर्फ हमारी बातें सुनती रहती, खुद मुंह से कभी कुछ नहीं बोलेगी। महाराज विक्रम सिंह के कान खड़े हो गए थे। रसीली की और कंचना की बातें सुनकर उनके मन में कुछ कुछ होने लगा था। प्रीति ने कहा कि देखो, जहां मेरे माता पिता, मेरे परिजन जिसे सौंपेंगे मैं वहीं की हो जाऊंगी। ये तो हम भी जानते हैं, दुनिया की रीत है। हर माँ बाप जिस कन्या को जिस घर में देते हैं वो उसी की हो जाती है। मैं हमारे मन के अंदर चल रहे सपनों की बात बोल रही हूं। तेरे सपनों का राजकुमार कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। माता पिता जहां भेजेंगे वहां चली जाऊंगी, ये आदर्श वाली बातें हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, और वही होता है जो हमारे माँ बाप चाहते हैं। पर हम एक दूसरे के मन की जो कामना है, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर भाव आते हैं, वो बताने को बोल रहे हैं। होगा तो वही ना जो हमारे माँ बाप चाहते हैं। मेरे को कौन सा राजपुरोहित जी मिलने वाले हैं और इसको कौन से महामंत्री जी मिल जाएंगे? ये तो कहने की बात है, पर हमारा सपना हम एक दूसरे से शेयर तो कर सकते हैं ना, कि हमारे मन में क्या विचार आते हैं। प्रीति ने कहा, देखो, सपने तो देखना हर इंसान का एक उत्तरदायित्व है। हर एक इंसान सपना देखता है, पर जरूरी नहीं है वो सारे सपने सबके पूरे ही हो। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान हैं कि मैं भी हमारे यहाँ के जो राजा है विक्रम सिंह, जो कि न्यायप्रिय है, प्रजा वत्सल्य है, उनकी प्रजा के अंदर किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। बस मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं भी अपने जीवन के अंदर मेरे से किसी को मनसा वाचा कर्मणा आघात पहुंचे ऐसा मैं व्यवहार तक ना करूं, ये मेरी इच्छा रहती है। तो मेरे को मेरे अनुरूप मेरे सपनों का राजा महाराज विक्रम सिंह यदि मिल जाए तो मैं तो उनके साथ में हंसते हंसते विवाह करूं। ओ, तो देवी जी तो सीधा बाप रे बाप, राजा को ही अपनाने की सोच रही है। इंद्रपुर नरेश को ही अपना नरेश बनाना चाहती है, अपना स्वामी बनाना चाहती है। एक दूसरे की खिंचाई करते गए और एक दूसरे से वार्तालाप करते करते कब उन्होंने विषय चेंज कर लिया और महाराज विक्रम सिंह सोचने लगे कि कैसी अल्हड़ लड़कियां ये तीनों। खैर, रात को घर पे आते हैं, अपने राजमहल में आते, रात भर चिंतन करते हैं दूसरे दिन राजसभा में क्या होता है, किस तरह से इन तीनों का विवाह सचमुच में क्या राजपुरोहित जी से, महामंत्री से और विक्रम सिंह जी जो राजा है उनसे हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह है। विधि का क्या विधान है, किस तरह से ये तीनों दोस्त
आपस में बात करेंगे, सब कुछ सुनने के पश्चात ही ज्ञात होगा। मिलते हैं कल फिर इसी समय में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को, जो कि प्रेरणास्पद कहानियों से भरा पड़ा है, लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करते चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।